हेलो स्टूडेंट्स, की टू सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं आज एमआरटीपी एक्ट 1969 लाया हूँ, जो कि एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम है। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है। इसके मतलब ये होता है कि कोई चंद बिजनेसमैन हैं, उन लोग जो बिजनेस के दुनिया में अपना ही मोनोपोली को जमाए हुए रहते हैं। उन्हीं लोग प्राइस को हाई करके बेचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं, जिससे अल्टीमेटली नुकसान किसको होता है? कंज्यूमर को होता है ना। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, जो कि एमआरटीपी एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, एमआरटीपी एक्ट क्यों लाया गया है ना। तो एमआरटीपी एक्ट में क्या कवर किया गया है उसको देखते हैं। तो एमआरटीपी एक्ट कवर अनरीजनेबलनेस ऑफ द प्राइस चार्ज, ठीक है। दूसरा अनरीजनेबलनेस प्रिवेंटिंग। थर्ड है अनरीजनेबली इंक्रीज प्रॉफिट एंड प्राइस, जो कि प्राइस को पहले बोला जा चुका है। लिमिटिंग टेक्निकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखो, अनरीजनेबल मतलब क्या होता है? अनुचित रूप से प्राइस को चार्ज करना। अनरीजनेबलनेस प्रिवेंटिंग, इसके मतलब होता है अनुचित रूप से प्रिवेंट करना। अनरीजनेबली इंक्रीजिंग प्रॉफिट, अनुचित रूप से प्रॉफिट को, लाभ को, प्राइस को बढ़ाना। लिमिटिंग टेक्निकल डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि टेक्निकल डेवलपमेंट के बारे में ना बताना। ये सब एमआरटीपी एक्ट में कवर है। तो अब मैं डिटेल में बताता हूँ अनरीजनेबल मतलब क्या होता है। देखो, अनरीजनेबल, ठीक है, अनरीजनेबल मतलब होता है अनुचित। अनरीजनेबल मतलब होता है अनुचित होता है। तो अनुचित रूप से प्राइस चार्ज करना। देखो भाई, किसी प्राइस का रेट है, एग्जाम्पल के लिए ना, 50 रुपया है। चलो, मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहता है, ये 50 से 51 हो गया, 52 हो गया, 53 हो गया, तो कोई अंतर नहीं पड़ता, ये तो रीजनेबल है। अनरीजनेबल किसको बोला जाएगा? ये प्राइस 50 है, उसको क्या बेचना? 100 में बेचना। जैसे आजकल कोरोना वायरस के कारण कुछ ही लोग के पास प्रोडक्ट है ना। तो देखो, उन लोग 5 के सामान को 10 में बेच रहा है, ठीक है। जो 10 का सामान है 20 में बेच रहा है, वो अनुचित है, यही अनरीजनेबल है, ठीक है। तो एमआरटीपी में क्या कवर किया गया है? कोई जो मूल्य है उसको अधिक बेचना, अनरीजनेबलनेस में बेचना, जो प्रॉफिट है उसको एक्स्ट्रा चार्ज करना, ठीक है, और जो भी प्रतिबंध है उसको ना मानना, ठीक है। तो इसके लिए क्या लाया गया है? एमआरटीपी एक्ट 1969 लाया गया है, जो कि कंज्यूमर को सुरक्षा प्रदान करना है। प्राइस वगैरह से ज़्यादा उन लोग प्रॉफिट चार्ज कर देते हैं, ज़्यादा कास्ट में मिलता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब क्या होता है? प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार। तो ट्रेड प्रैक्टिसेस विच प्रिवेंट, ठीक है, प्रिवेंट रिस्ट्रिक्टेड ऑफ कंपटीशन फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस। तो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब ये होता है जो वस्तु और सेवा के कंपटीशन को क्या करना है? दूर करना है, प्रतिबंधित करना है, रोकना है, जो अननेसेसरी है। जैसे एग्जांपल के लिए, मिस्टर ए है, बिजनेसमैन है, ठीक है, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब ये क्या करता है? यहाँ से मटेरियल लेता है, ठीक है, ये यहाँ से मटेरियल लेता है, रॉ मटेरियल लेता है, ये कहीं से भी रॉ मटेरियल लेता है। मान लीजिए ये फैक्ट्री से रॉ मटेरियल लेता है, ठीक है। मिस्टर ए बिजनेसमैन है, किससे रॉ मटेरियल लेता है? ये फैक्ट्री से रॉ मटेरियल लेता है। तो मिस्टर ए क्या बोलता है? आप किसी को रॉ मटेरियल मत देना, सिर्फ मुझे ही देना बोलता है। तो यहाँ पे
एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि साफ साफ मना कर रहा है कि सिर्फ रॉ मटेरियल किसको देना, मुझे ही देना, कोई दूसरे बिजनेसमैन को मत देना। अब इसी को ही देगा ये प्रोडक्ट को या रॉ मटेरियल को, तो ये खुद ही उस प्रोडक्ट को बनाएगा और जितना चाहे प्राइस में बेचेगा, जितना चाहे प्रॉफिट चार्ज करेगा। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है। इसी को रोकने के लिए ही, इस प्रकार के जो समस्या है इसको रोकने के लिए, अब कंज्यूमर के हित के लिए क्या बनाया गया है, एमआरटीपी एक्ट 1969 बनाया गया है, जो धीरे धीरे अमेंडमेंट होकर के कंपटीशन एक्ट 2002 बन गया है। ठीक है, तो ये एमआरटीपी में क्या क्या कवर है उसको हमने देखे। अब उसके बाद देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। टू प्रोहिबिट हार्मफुल एंड पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन, हानिकारक और शक्तियों के केंद्रीकरण को रोकना। ठीक है, हानिकारक मतलब कई जने क्या करते हैं कि हानिकारक प्रोडक्ट बना देते हैं, और कई जने का जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, चंद जो है जिसके पास ही बिजनेस का मोनोपोली है, उस केंद्रीकरण को रोकने के लिए बनाया गया है। दूसरा है टू प्रोवाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ मोनोपोली, एकाधिकार पर नियंत्रण करने के लिए इसको बनाया गया है। दूसरा है टू प्रोहिबिट मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस, एकाधिकार व्यवहार को रोकने के लिए, यहाँ पे नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए है, और यहाँ पे क्या है, उसको रोकने के लिए है। फोर्थ है टू प्रोहिबिट रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, प्रतिबंधित व्यापार को रोकना। इसका 4 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कुछ ही लोग के पास पावर रहता है और जो हानिकारक है, हार्मफुल है, उससे रोकने के लिए। दूसरा, एकाधिकार को नियंत्रण करने के लिए, और एकाधिकार व्यापार को रोकने के लिए यहाँ पे नियंत्रण है, यहाँ पे रोकना है। और जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया कि उसने क्या किया था कि मेरे अलावा किसी दूसरे को प्रोडक्ट मत सेल करना बोल रहा है। ठीक है, तो एकाधिकार का जो व्यवहार है उसको रोकने के लिए टू प्रोहिबिट रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, प्रतिबंधित व्यापार और व्यवहार को रोकने के लिए। अब इसका देखो भाई अमेंडमेंट आया है, अमेंडमेंट ऑफ एमआरटीपी एक्ट 1969। तो देखो 1984 में एमआरटीपी कमीशन लाया गया, 1991 में एमआरटीपी एक्ट का अमेंडमेंट किया गया, और 1999 में क्या लिया गया, 1999 में कंपटीशन पॉलिसी, ठीक है, हाई लेवल पॉलिसी लाया गया, कंपटीशन पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका मेन प्रोविजन है, जो प्रमुख प्रावधान है क्या क्या है एमआरटीपी एक्ट का। तो प्रमुख प्रावधान है एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट, गैर प्रतिस्पर्धात्मक समझौते, है ना, एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट, गैर प्रतिस्पर्धात्मक समझौते। दूसरा है अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, प्रभुत्व का हनन है। तीसरा है कम्बिनेशंस ऑफ रेगुलेशन, तो ये है हमारा कम्बिनेशन ऑफ रेगुलेशन, संयोजन का नियंत्रण। और फोर्थ है कंपटीशन एडवोकेसी। तो इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। तो ठीक है, तो पहला है एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं बनाना है जिससे कंपटीशन खत्म हो जाए, बट ऐसे सारे एग्रीमेंट को रोकना है जिससे कंपटीशन खत्म हो जाता है। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि ऐसा एग्रीमेंट नहीं बनाना है जिससे कंपटीशन ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए, परंतु ऐसा एग्रीमेंट बनाना है जो कि कंपटीशन को, जो एग्रीमेंट को रोकना जिससे कंपटीशन खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसमें और इसमें देखो अंतर समझो। यहाँ पे क्या था कि कोई एग्रीमेंट नहीं बनाना है जिससे क्या हो जाए, कंपटीशन खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा एग्रीमेंट को रोकना है, ऐसा एग्रीमेंट को क्या करना है, रोकना है, जिससे कंपटीशन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसको ध्यान देना है, इसको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, आप लोग 1-2 बार इसको पढ़ लेना तभी समझ में आएगा। दूसरा है प्रभुत्व का हनन करना, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, मार्केट में कोई बड़ा फर्म है जो कि मार्केट को डोमिनेट कर रहा हो, उसे रोकने के लिए कोई अन्य फर्म के द्वारा ऐसी पॉलिसी चलाना जो कि बाकी डोमिनेट करता हो, उसे रोकना। तो क्या है, बड़े फर्म लोग क्या करते हैं, अपना ही प्रभुत्व जमाने के लिए, है ना, अपना ही प्रभुत्व जमाने के लिए क्या करता है, प्राइस को बढ़ा देता है, अनरीजनेबल रेट देता है। तो उसको रोकने के लिए कोई दूसरा फर्म क्या करता है, ऐसी ही पॉलिसी बनाता है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, ये
प्रोडक्ट का भी हो सकता है ये, और जियोग्राफिकल एरिया का भी हो सकता है। प्रोडक्ट का और जियोग्राफिकल एरिया का हो सकता है। जहाँ कोई फर्म अपना डोमिनेंस स्थापित करने की कोशिश करता है उसे यह एक्ट क्या करता है, रोकता है। तो कौन सा रोकता है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट प्रोविजन की ओर चलते हैं। प्रोविजन 3, कम्बिनेशन ऑफ रेगुलेशन, संयोजन का नियंत्रण। ऐसा मर्जर या कम्बिनेशन जो कंपटीशन को रोकता है या खत्म करता है, ऐसे कम्बिनेशन को रोकना जो कि पब्लिक के वेलफेयर ना हो, उसको रोकना। तो इसके मतलब ये है कि जैसे दो ठो बड़ा बड़ा कंपनी है, इन लोग दो अलग अलग है, ए लिमिटेड है और ये क्या है, बी लिमिटेड है। अब ये दोनों मिल करके क्या करते हैं भाई, हम लोग अलग अलग हैं, चलो एक साथ मर्जर कर लेते हैं। मर्जर करके ये बन गए ए बी लिमिटेड। ठीक है, ए बी लिमिटेड बना, और पहले तो ये दो कंपटीशन था, अलग अलग था पहला और दूसरा, अब दोनों क्या हो गया, एक ही कंपटीशन हो गया। फिर यहाँ पे मनमानी करेंगे, प्राइस को ज़्यादा चार्ज करेंगे, रेट को ज़्यादा चार्ज करेंगे, कास्ट को ज़्यादा दिखाएंगे। तो ये सबको रुकने के लिए कम्बिनेशन रेगुलेशन लाया गया। फोर्थ है हमारा कंपटीशन एडवोकेसी, प्रतिस्पर्धा की पैरवी। यह एक उन कंपटीशन को बढ़ावा देता है जिससे फर्म और पब्लिक दोनों को प्रॉफिट होता है। ठीक है, कंपटीशन अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट को सही दाम में जनता तक पहुंचाता है, और कंपटीशन से ही वस्तु के प्रोडक्शन कैपेसिटी और क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है। तो देखो कंपटीशन में क्या होता है, जैसे कंपटीशन बढ़ता है वैसे ही क्या होता है, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिलता है और कम प्राइस में मिलता है। अगर मान लीजिए एकाधिकार रहेगा तो प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा करके सेल करता है, और जब कंपटीशन आ गया, उसका प्रतिद्वंदी आ गया, तो क्वालिटी भी अच्छा मिलता है और प्राइस भी अच्छा रहता है। तो इसमें फर्म और पब्लिक दोनों को फ़ायदा रहता है। ठीक है, अब हम लोग जो इसका अमेंडमेंट है उसको देख लेते हैं। देखो भाई, हम लोग क्या पढ़े हैं, पहले एमआरटीपी में क्या क्या कवर है, एमआरटीपी का ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, और उसके बाद इसका प्रोविज़न पढ़े हैं। 3 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके। नेक्स्ट है कंपटीशन, जो कंपटीशन एक्ट, इसमें अमेंडमेंट हुआ है ना, 2007 में कंपटीशन एक्ट में क्या क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, इस्टाब्लिशिंग बाय सीसीआई एंड सीएटी। तो देखते हैं सीसीआई क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, और सीएटी क्या है, कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सीसीआई, कई बार इसके फुल फॉर्म को पूछा गया है कि सीसीआई क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, लोगों को कंपटीशन के लिए जागरूक करना। ठीक है, सीसीआई क्या है देख लेना, लोगों को कंपटीशन के लिए क्या करना है, जागरूक करना है पहला, उसको ट्रेनिंग देना है ना, लोगों को क्या देना है, ट्रेनिंग देना है। कानून को इम्प्लीमेंट करवाती है। ठीक है, किससे कानून, ये प्राइस से संबंधित है, एमआरटीपी एक्ट या कंपटीशन एक्ट जो संबंधित कानून है उसको इम्प्लीमेंट करवाती है। ये एक स्टैट्यूटरी यूनिट है, संवैधानिक इकाई है ये। ठीक है, लोगों को पॉलिसी के बारे में बताती है। कौन सा बताती है, सीसीआई लोगों को पॉलिसी के बारे में बताती है, और कंपटीशन एडवोकेसी का वर्क करती है। तो ये 5 है जो सीसीआई का, ठीक है, इसका 5 प्रोविज़न है सीसीआई का। ठीक है, ये पांचों प्रोविज़न को देख लेना। तो इसका क्या उद्देश्य है, सीसीआई जो अमेंडमेंट हुआ है, जो इसकी स्थापना किया गया है, लोगों को कंपटीशन के बारे में जागरूक करना है, ट्रेनिंग देना है, कानून को इम्प्लीमेंट करना है, स्टैट्यूटरी यूनिट है, एक संवैधानिक इकाई है, और ये लोगों को पॉलिसी के बारे में बताती है। और छठवां पॉइंट है कंपटीशन एडवोकेसी का वर्क करते हैं, कंपटीशन एडवोकेसी का वर्क करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, प्रतिस्पर्धा की पैरवी करते हैं, जो मैंने बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सीएटी क्या है, कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। यह दंड देने का काम करती है, पॉलिसी को फॉलो न करने वाली कंपनी को क्या करता है, ये दंड देते हैं। सीसीआई क्या किया, सीसीआई रूल एंड रेगुलेशन को बताया, कैसे जागरूक करवाना है, कैसे ट्रेनिंग करना है, पॉलिसी को कैसे अडॉप्ट करना है, ये सब के बारे में बताया। और ये एमआरटीपी एक्ट का फॉलो नहीं करता या कंपटीशन एक्ट का फॉलो नहीं करता, उसको क्या करते हैं, इसको दंड देते हैं। स्टूडेंट्स, मैं एक बताने को भूल गया हूँ, को इसको चेंज करके कंपटीशन एक्ट 2002 बना दिया गया है। ठीक है, तो 28 अगस्त 2009 को नोटिफिकेशन आया कि एमआरटीपी एक्ट को क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है, किसके द्वारा, कंपटीशन एक्ट के द्वारा। ठीक है, कब आया है, 28 अगस्त 2009 को आया। लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ,
तो 1 सितंबर 2009 को क्या हो गया, एमआरपी एक्ट रिप्लेस्ड बाय कंपटीशन एक्ट 2002। तो ये कंपटीशन एक्ट 2002 में क्या हो गया, पूर्णतः रिप्लेस हो गया, बन गया। अब इसका नाम चेंज होकर के क्या हो गया है, कंपटीशन एक्ट 2002। तो 28 अगस्त को नोटिफिकेशन आया और 1 सितंबर को ये रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों मैं डिटेल में आप लोग को एमआरटीपी एक्ट में क्या क्या कवर है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका प्रोविज़न क्या है और इसका अमेंडमेंट क्या है, सीसीआई क्या है और सीईटी क्या है, इसको मैं डील कर दिया हूँ, जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, जो कि बनाने में बहुत मेहनत लगता है। लॉकडाउन का समय है तो मेहनत को देखें और लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।